सकते। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी को गौतम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ श्री सिद्धांत जोशी सर हैं, जो कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर फाउंडर। सर के बारे में आप सब जानते ही हैं कि सर को लगभग 18 से 20 साल का अनुभव है। जैसा कि एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू 11 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और आप में से बहुत से छात्रों के सवाल हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको एक डर बना हुआ है कि क्या होगा अंदर, कैसा क्या होता है। और कुछ लोग जो पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो कुछ चीज़ें जो आते हुए भी भूल जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब को लेकर हम सर के साथ हैं। सर, सबसे पहले तो सिलेक्शन तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू धर्मेंद्र। एक अच्छा प्रयास है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज़्यादा साक्षात्कार से ही डरते हैं, इंटरव्यू से डर लगता है। बिल्कुल सर। उसका पहला रीज़न ये है कि बाकी किसी भी प्रश्न में उत्तर आपको सामने नहीं देना होता जी। उत्तर आप लिख देते हैं या बबल फिलिंग कर लेते हैं और बाद में चेक होता है। यहाँ ऑन द स्पॉट आपको जज किया जाता है, आपको सामने बैठ के आंसर्स देने होते हैं। इसलिए वो जो एंग्जाइटी है, वो घबराहट है, वो स्वाभाविक है। लेकिन ये भी अनिवार्य है कि अगर आप पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तित्व को इतना तो कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा। किसी से बैठ के बात करना हो तो उन बातों को जिस वे में आप चाहते हैं वैसा रख पाएँ। जी सर, जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि जिन के जो सवाल हो, जो डर हो, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या इस टाइप से आप मुझे भेज सकते हैं। और कुछ के कॉल भी आए थे, तो इसको लेकर मैंने कहा चलो सर से सबसे अच्छा रहेगा स्वागत। तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज और कॉल आए, उनका मानना है कि सर हम पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जब मॉक जो बोर्ड है, जो यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह में जा रहे हैं वो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो भूल जा रहे हैं आती हुई चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? इसमें दो बातों को समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि आप उस पद को धारण करने के लायक हैं, जो आपका ड्रीम पोस्ट है, डीसी, डीएसपी, डीए, जो भी आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आप वो बनने लायक हैं। ये बोर्ड को बैठ के बताने वाले हैं। मॉक इंटरव्यू बोर्ड में आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि कोई गलतियाँ यहाँ हो जाए तो वहाँ दोहराया ना जाए, या अपनी कमियों को समझ के हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर लें। तो मॉक इंटरव्यू बोर्ड हो या एक्चुअल बोर्ड हो, मुझे लगता है दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है। दोनों को उसी वे में समझना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली होता ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो इस बात से घबराते हैं कि सामने बैठ के दिया जा रहा है आंसर, और सामने जो बोर्ड बैठा हुआ है वो हमको किस वे में जज करने वाला है, इनके रिमार्क्स कैसे आने वाले हैं। इस घबराहट में हम अपनी जो वास्तविक स्थिति, जो एक्चुअलिटी है, उसको ही खो देते हैं। तो मेरा ये कहना है इसमें कि आप ये ना देखें कि बोर्ड आपको कैसे जज करेगा, आप तो ये देखें कि आपका जो नॉलेज है उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करने वाले हैं। आपका प्रयास ये हो कि जो नॉलेज है उसको प्रॉपर में आप प्रेजेंट कर दें। जब तक बॉल आपके कोर्ट में है, आंसर देना आपके हाथ में। एक बार आंसर दे दिया, फिर बोर्ड का जजमेंट आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो अधिकार है वो आपके आंसर्स को प्रेजेंट करने का है, इससे आगे आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप पहले ही उस बात से डर रहे हैं कि बोर्ड कैसे जज करेगा, तो डेफिनेटली आपको जो पता है आप उसको भी भूलने लगेंगे। दरअसल ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसा करता है कि अगर आप थोड़े भी ऑकवर्ड सिचुएशन में आए तो हार्ट बीट बढ़ जाता है जी। और बढ़ी हुई हार्ट बीट में हमेशा ये होगा कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो शब्द हैं, इनमें तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए पहला प्रयास ये हो कि मॉक इंटरव्यूज़ में आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप बढ़े हुए हार्ट बीट में बात करने का प्रैक्टिस करते हैं तो उन कमियों को दूर करना पॉसिबल हो पाता है। एक बात फैक्ट है, समझिए कि बढ़े हुए हार्ट बीट को आप बढ़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन बढ़ी हुई हार्ट बीट में बात करने का प्रैक्टिस ये पॉसिबल है। तो बार बार प्रैक्टिस से हम इन कमियों से बाहर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पहला शब्द है आत्मविश्वास। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो बोर्ड आप पर कैसे विश्वास करे। इस बात को समझ के अगर आप बोर्ड के सामने बैठेंगे तो पक्के से आप जो कह रहे हैं, कई लोग जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, मैं भी पिछले लगभग 3 महीने से इससे लगभग हर सप्ताह 2-4 हो रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट इतना शानदार कॉन्फिडेंस के साथ हैं जिनसे बात करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि वो कॉन्फिडेंट हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, पर बोर्ड को लग रहा है कि आपकी जैसी पर्सनालिटी शानदार है। इसलिए जज आप ना बने, जजमेंट का काम जिसको इसको करने दें, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। और एक सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है, जैसे कि आपके सामने भी आया होगा, डेप्थ को लेकर। कुछ स्टूडेंट डेप्थ में जैसे हॉबी भर देते हैं
कुछ कुकिंग भरते हैं, कोई स्पोर्ट्स भरते हैं, जो भी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का डेप्थ में ग्रेजुएशन, जैसे पीजी होता है, किसी का नेट जेआरएफ हो गया, इस टाइप से। तो कहते आप क्या करें, क्योंकि काफ़ी पहले उन चीज़ों को छोड़ दिया होता है, उससे दूर हो गया। जैसे कई लोग मेरे ऐसे उसमें आए संज्ञान में, उनने फ़ोन किया कि मैं मैथ्स से था, एमएससी वगैरह या ऑनर से, अब वो चीज़ें मैंने काफ़ी पहले छोड़ दी, अब मैं क्या करूं? देखिए, इस बात को समझिए कि पहली बात तो ये कि ये एग्ज़ाम किसी भी प्रकार के विषय का वाइवा नहीं है। अगर आपने किसी मास्टर डिग्री कर रखा है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या पीएचडी किया है, तो ये उस सब्जेक्ट का वाइवा नहीं है। ये जनरली स्टूडेंट घबराहट इस बात से आ जाती है कि हमने मैथ से ग्रेजुएशन या पीजी किया था, अब हमारा क्या होगा। या मैथ छोड़ दो, किसी ने हिस्ट्री से किया हो तो क्या उसको हिस्ट्री याद है? क्या जियोग्राफी में जो पीजी किया था उसको याद है? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट इस बात को समझें कि आपने लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया है, जिसका आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, और आयोग आपकी पर्सनालिटी के कुछ चीज़ों को देखना चाह रहा है, जिसके आधार पे आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए या नहीं, इस बात को जज किया जाना है। तो प्रशासनिक अधिकारी के जो क्वालिटीज़ हैं उनको देखने के लिए बात की जा रही है, आपके विषय के ज्ञान को नहीं। ज्ञान को आपने अपने सर्टिफिकेट के माध्यम से और मेंस से प्रदर्शित पर्याप्त रूप से कर दिया है, अब ये पर्सनालिटी को चेक करने का है। दूसरी बात ये, जब आप डेफ फॉर्म भरते हैं तो पूरी सावधानी से भरना चाहिए, लेकिन आज उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भर दिया है, अब उसके प्रति जागरूकता आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो आज अगर बात चल रही है डेफ फॉर्म की, तो सबसे पहला काम ये करें, अपना डेफ फॉर्म निकालें और जितने भी नाउन्स उसमें है उसको अंडरलाइन कर लें। आपका नाम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, एड्रेस में क्या कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ कर रखा है क्या, इन सबको प्रॉपर अंडरलाइन करें और उन सारे प्रश्नों को कसौटियों पर खरा उतार के देखें कि वो क्या है, क्यों है, आपने ऐसा क्यों किया, आपकी डिग्री ऐसी क्यों थी। प्रश्नों का अगर आप मनन करेंगे तो आंसर आपके अंदर ही है, क्योंकि सारा काम आपने ही किया हुआ है। बिल्कुल। क्यों किया, कैसे किया, इसका ही आंसर निकालना है। जब आपने कर लिया उसके बारे में सोचेंगे तो आंसर पक्के से आएगा। लेकिन हाँ, इसका एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो है हॉबी। पहली आवश्यकता तो ये कि हम हॉबी जो शब्द बोलते हैं, स्टूडेंट्स के एक्चुअल हॉबी होते ही नहीं, उनको तो पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलता। फिर भी चूँकि कॉलम है और हॉबी भरना है, तो कई बार स्टूडेंट्स किसी दूसरों से पूछ के भर देते हैं कि इस हॉबी में क्या रखा जाए। खैर, ये भी इशू नहीं है। अगर आपने हॉबी भर दिया तो मैं कह रहा हूँ कि आज से अपने हॉबी को प्रॉपर टाइम दें। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है तब तक ईमानदारी से अपने हॉबी को परस्यू करें। तो भरा भले आपने पूछ के हो या बेमन से हो, लेकिन अगर आप उस हॉबी के साथ डेली अपना टाइम निकालेंगे तो एक्चुअल हॉबी हो जाएगा। और अगर वो एक्चुअल हॉबी हो गया, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, जो भी आपकी हॉबी है दरअसल ये आपके साइकोलॉजिकल डायमेंशन को दिखाता है। जैसे अगर किसी का हॉबी कुकिंग है, जैसा आपने बताया अभी, तो उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन ये होगा कि वो व्यक्ति सर्विस या सर्विंग नेचर का होगा। उसको सेवा करने का भाव उसके मन में होना चाहिए। कारण ये कि जब कभी कोई कुकिंग करता है तो खुद नहीं खाता, पहले 4 लोगों को परोसता है। दैट मीन्स सर्विंग नेचर। अगर किसी का स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो टीम वर्क उसके साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। किसी का अगर पेंटिंग या रीडिंग जैसी चीज़ें हैं तो उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन उसकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। तो रचनात्मकता, ये जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है आपके बिहेवियर प्लस आपके आंसर में दिखना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और समझें, अगर क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है या कुकिंग आपकी हॉबी है, तो बोर्ड ये नहीं कहने वाला क्रिकेट खेल के दिखाओ या कुक करके दिखाओ, उसमें बातचीत होनी है। तो बातचीत में पक्के से आपको उन बेसिक जानकारियों का होना चाहिए जिसके आधार पर आप चर्चाओं के माध्यम से ये शो कर पाएँ कि हाँ, ये विषय मेरे मन के पास है। क्योंकि हॉबी वो है जो आपने अपने मन के लिए करते हैं। तो मन की चीज़ों को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो खुशी के साथ होता है। तो जब आप बिहेवियर प्लस जानकारी दोनों में उस बात को प्रेजेंट करते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल डायमेंशन बहुत पॉजिटिव वे में जाता है। और एक बात और है, ध्यान रखिएगा कि किसी विषय में आपको जानकारी ना हो तो आप ईमानदारी के गुण के साथ सॉरी सर नहीं पता या मुझे याद नहीं आ रहा ये कह के अपनी ईमानदारी के नंबर ले सकते हैं। पर हॉबी में जनरली ये सॉरी शब्द नहीं चलता है, क्योंकि ये आपके मन के लिए था, आप अपने लिए खुद कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, और वो भी आपको नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कई बार नेगेटिव हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी हॉबी है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, ताकि जब बातचीत हो तो सच में लगे कि आपकी हॉबी है, आप मन से उसको परस्यू करते हैं। एक ड्रेस कोड को लेकर रहता है, कैसी ड्रेस पहने, टाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि सूट पहन के ही जाएं? देखिए, एक बात समझें कि साक्षात्कार को जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ एक पहली अनिवार्यता जो मैं पहले भी कह रहा हूँ वो शब्द है आत्मविश्वास। थोड़ा याद कीजिए, जब कभी आप नया ड्रेस पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास कैसा होता है?
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका ड्रेस का इंपॉर्टेंस क्या है। आप जब कभी अच्छे कपड़ों के साथ किसी से मिलते हैं तो आपका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। वहीं अगर आपने किसी भी लेवल पे थोड़ा समझौता कर लिया, आज आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने और आपको कह दिया जाए कि स्टेज में आ जाइए, तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि पहले बताना था मैं अच्छे कपड़े पहन के आ जाता। यानी आपके कपड़े आपके साइकोलॉजिकली आप पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गेटअप है, जो ड्रेस है, वो बेस्ट होना चाहिए। एक बात और, कई बार ये बातें मेरे पास आ रही हैं कि अभी सिलेक्शन थोड़ी ना हुआ, कोट क्यों पहने, टाई क्यों पहने, अभी तो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वाला गेटअप होना चाहिए। जो गर्ल्स हैं वो साड़ी पहने या ना पहने, कई प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं। पर मैं कहता हूँ कि जो गेटअप है ना, वो आपके कंफर्ट या मौसम के हिसाब से नहीं होता, ये होता है ओकेज़न के हिसाब से। अगर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, ओकेज़न को आप इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो बेस्ट गेटअप है वो होना चाहिए। लेकिन बेस्ट गेटअप के भी दो प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल और एक कैजुअल। तो कोशिश कीजिए कि फॉर्मल बेस्ट गेटअप हो, और एक लड़के बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली कोट सूट टाई ये फॉर्मल गेटअप का बेस है। वैसे गर्ल्स के लिए एक अच्छे सोबर वे में जब वो साड़ी पहनती हैं तो उनका वो ऑफिसर वाला जो गेटअप है, वो लुक है, वो उनको कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एक बात और कड़वी सच्चाई समझना पड़ेगा कि कपड़ों पे कोई भी मार्क्स नहीं है, लेकिन कपड़ों के पहनने के बाद जो आत्मविश्वास है आपका, वो सारे मार्क्स का निर्धारक तत्व है। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि गेटअप में किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, क्योंकि जीवन का एक इंपॉर्टेंट डे है। तो कोशिश करें कि जो बेस्ट गेटअप है वो आपके साथ रहे। एक और चीज़, जैसे आयोग में इंटर करने से पहले या फिर इंटरव्यू बोर्ड में इंटर करने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे इंटरव्यू पे नेगेटिव छाप ना छोड़े? इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक एकेडमिकली या फिर जो पढ़ने लिखने की बातें हैं, और एक फिजियोलॉजिकली, क्योंकि गला सूखना जैसी कई चीज़ें घटती हैं बच्चों के साथ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप जाने वाले हैं तो नियमित रूप से एक प्रयास हो कि आप रात की नींद प्रॉपर लेके जाएं, सही टाइम पे उठें। उठने के बाद आपका जो भी दिनचर्या है, सुबह उसमें प्राणायाम को शामिल करें, 5 मिनट का ध्यान करके जाएं। ये डेफिनेटली आपको शाम तक नई ऊर्जा के साथ रखेगा। न्यूज़पेपर प्रॉपर स्टडी करें, क्योंकि न्यूज़पेपर को स्टडी करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के साथ साथ आपके उस दिन की जागरूकता को भी बढ़ा देता है। कोशिश करें कि नकारात्मक लोगों से बचें। कई लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने का कोई कसर नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों के से उस दिन दूरी बनाए रखें। तो ये तो हुआ पहला वो पार्ट जो आपके मन या फिर आपके उस बिहेवियर से रिलेटेड है। लेकिन दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाकर गले का सूख जाना, होंठ का सूखना, ये ऐसा पॉइंट है जो फिजियोलॉजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली है। घबराहट में आपके जीभ का बार बार होंठ पे फेरना, ये सब कुछ चीज़ें आपके एंजाइटी को दिखाती हैं। इसका बेस्ट वे है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पी करके अंदर जाएं, और हो सके तो जो बचपने में संतरे वाली गोलियां हमने यूज़ की हैं उसके 2-4 पीस जेब में रख लो। जाने से पहले अगर मुंह में रखे तो मुंह में सलाइवा आ जाता है और ये जीभ और गले को सूखने नहीं देता। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। चॉकलेट्स अगर आपके पॉकेट पास रखा हो तो एनर्जी के लिए भी इंस्टेंट काम करता है, क्योंकि आपको पहुंचना है 9 साढ़े 9 बजे तक, और शाम को कब तक आपके इंटरव्यू की बारी आएगी ये आपको भी नहीं पता। तो अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए जो भी आपका टेक्निक हो उसको प्रॉपर यूज़ करें। एक और मानसिकता है, दूसरी ओर शारीरिक है। इन दोनों चीज़ों का प्रॉपर तालमेल रहेगा, तभी आप बैठ के मन से अपने इंटरव्यू को दे पाएंगे। और एक बात बार बार याद रखें कि आप बोर्ड को बताने जा रहे हैं कि आप इस पद के लायक हैं, तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको खुद मानना पड़ेगा, और दूसरा, इस इंटरव्यू में बैठ के आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। तो दोनों जब सही हो जाएं तो फिर मार्क्स मैक्सिमम भी आते हैं। सर, कुछ ऐसे प्रश्न आयोग द्वारा, बोर्ड मेंबर द्वारा पूछे जाते हैं जो कुछ घटना जैसे कि कंट्रोवर्सी वाली रहती हैं, तो उसमें हाँ या ना बोलने में एक रहता है कि हाँ बोल दें तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, ना बोलें तो भी। इस बीच में हमें क्या तालमेल बिठाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए? जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो या तो न्यायालय में विचाराधीन है या किसी प्रकार के कंट्रोवर्सी में है। तो हर अभ्यर्थी को पहला तो प्रयास ये करना चाहिए कि कोई भी आंसर संविधान के अगेंस्ट, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट की किसी योजनाओं के अगेंस्ट ना बात करें। क्योंकि अगर उन्होंने गवर्नमेंट का ही विरोध करना है तो गवर्नमेंट के वैकेंसी के लिए आप तैयारी करके जा रहे हो, उसका ही विरोध कर रहे हो, जस्टिफाइड नहीं है। और कई बार ये विरोध सिर्फ इसलिए होता है कि हमको पूरी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए संविधान या भारतीय किसी व्यवस्था के अगेंस्ट बात ना हो, ये पहली अनिवार्यता है। दूसरा ये कि अगर मैटर सब जुडिस है तो आप उस पर वैसे भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में बचने का रास्ता निकालें, ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसे प्रश्न में कई ऐसे, जैसे अभी ओबीसी के परसेंटेज को लेकर है,
ये प्रश्न चूंकि अब न्यायालय के अधीन है, तो इसलिए आपको वहां पर डिसीजन नहीं देना है। तो ऐसे प्रश्न में चूंकि वो निर्धारण करना न्यायपालिका का काम है, एक वर्गीकरण को लेकर भी है, वर्गीकरण को लेकर, जातिगत आरक्षण और वर्गीकरण को लेकर जो अभी आया है। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पर जो संवैधानिक प्रावधान है उनके माध्यम से अपनी बातों को बोलें, उससे आगे अपनी राय ना दें। तो आप संवैधानिक मुद्दों को ध्यान में रखें और संविधान में जो बातें उसी आधार पर अपनी बात को रखें, उससे हट के कोई बात ना हो। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो एकदम तात्कालिक डिसीजन वाले रहते हैं कि आपको यदि डीएम बना दिया या आप सीएम तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सावधानी बरतना होता है कि जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, आपको डीएम बना दिया जाए, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तब तो ठीक है, आपको डिसाइड करके आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि जो निर्णय वाले प्रश्न हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्कमस्टांसेस बेस्ड, कि परिस्थिति जन्य कि आप इस परिस्थिति में तब आप क्या करेंगे। वहाँ आपका मौन किसी भी कंडीशन में स्वीकार्य नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का राजनीतिक दांव पेच में फंसाया जा रहा है तो कोशिश करें कि राजनीतिक आंसर न दें। राजनीतिक प्रश्नों से आपको बचना चाहिए और किसी प्रकार की किसी की पार्टी या किसी नेता का नाम आपके मुंह से आना जितना बच सके उतना अच्छा होगा। सर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, अधिकतर बच्चों का है कि ग्रेजुएशन को लेकर जो प्रश्न रहता है, एक तो ग्रेजुएशन का गैप को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि इतने दिनों में आपने क्या किया, क्योंकि पीएससी की तैयारी में कहीं ना कहीं टाइम स्टूडेंट को हो जाता है। इसके साथ ही हमने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है अब वो भूल गए हैं कि जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीए जो भी किया है, तो उसको लेकर क्या करना चाहिए फिर? इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे याद आया, मैं उस पर सबसे बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जब कभी पूछा जाता है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया हो और उससे पूछ लिया जाए आपने क्यों किया, तो मैक्सिमम आंसर जो मेरे पास आए हैं अभी तक वो ये होता है कि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड में था, वहाँ पर मुझे जैसा जानकारी मिला मैंने कर लिया। मतलब भाव ये होता है कि मेरे से गलती हो गई है, जबकि वास्तविकता है कि आपने सबसे अच्छा डिग्री किया है अगर, तो उसको बताने का तरीका थोड़ा एक पॉजिटिव वे में हो, इतना नेगेटिव ना कि गलती होगी अब दोबारा नहीं करेंगे। तो पहला तो आपने जो भी पढ़ाई की है उसके प्रति आपके पास गर्व का भाव होना चाहिए, क्योंकि आपने जो स्टडी किया उसके कारण ही आप अभी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। ये स्ट्रीम कोई सा भी हो, बीए हो या बीई हो, बीएससी, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिक होना चाहिए। दूसरी बात है, आपने जब ग्रेजुएशन किया तो उसमें पास आउट हो चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, अब उसकी जानकारी उतनी ही जरूरी है जितना जीएस का कोई पार्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में रखा है और जीएस में है तो याद होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को वापस जाकर रिकॉल करने या स्टडी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस बात पर विश्वास रखें, क्योंकि ग्रेजुएशन पीजी जो आपने उस समय 3 साल 5 साल किया वो आप 10 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसका अगर लेकिन जीएस में कोई पार्ट है प्री और मेंस में, तो वो आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ बचाव नहीं हो सकता। दूसरा, जनरली इसकी तैयारी में 2-3 साल का गैप आ ही जाता है, पर कई स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जिनका लगभग 4-6 साल का गैप दिख रहा है। तो इस आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना लंबा गैप और आपने कुछ भी नहीं किया है अगर, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मानसिकता बनती है बोर्ड की भी और आपके स्वयं के प्रति भी। तो ऐसे प्रश्नों को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा जो सच्चाई के साथ ऐसी बातें जो आपने किया है उस बीच में उनको प्रेजेंट करने का तरीका सही कर लें। बस मैं आपको झूठ करना नहीं सिखा सकता कि इस बीच आपने कुछ क्या किया है, इसमें क्या बताया जाए। जो भी किया है उसको बोलने का तरीका ठीक कर लें तो सारी चीज़ जस्टिफाइड है। यहाँ आपकी जीत इसलिए क्योंकि आप भले उस 4 साल या 5 साल की गैप के बाद भी आपने मेंस क्वालिफाई किया है जी। ये आपका अचीवमेंट है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपकी जो भी गलतियाँ थी वो माफ़ हैं, बिल्कुल। पर बताने के तरीके में अगर आप गिल्ट में आ गए तो बोर्ड उस बात को नेगेटिव ले सकता है। कोशिश करें कि जो आपने जो भी गलतियाँ रही हैं उनको बताने का जो तरीका है वो सही कर लें, तो मुझे लगता है इससे फंसावट जनरली नहीं आती। बिल्कुल। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, जो जैसा कि हम आयोग के सामने भी कुछ रिव्यू लेंगे कि बोर्ड मेंबर द्वारा या बोर्ड द्वारा कैसे प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। उसके बाद शाम को हम फिर मिलते हैं, जो प्रश्न पूछे गए उनका आदर्श उत्तर क्या हो सकता है, वो हमें किस प्रकार से जवाब देना है और आगे कैसी तैयारी करना है। इसके लिए जुड़े रहिए सिलेक्शन तक से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।